Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. Hello everyone, welcome to the Parivartan Learning Center. Myself Professor SR Pule, popularly known as SP Sir. तो 8 लेक्चर लेकर आया हूँ रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर का। लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने सर्कुलर मोशन का पूरा जो पोर्शन है ये हमने कंप्लीट किया था। आज हम रोटेशनल मोशन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कंसेप्ट आता है रोटेशनल मोशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम प्यार से बोलते हैं एम आई मीन्स मुंबई इंडियाज। इट्स नॉट द मुंबई इंडियाज, इट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? देखो दोस्तों, अभी तक हमने कुछ एनालॉगस क्वांटिटीज देखा। हाँ सर देखा, 11th स्टैंडर्ड में देखा। अभी हमने देखा लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी होता है, यहाँ पर रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होता है, यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ये है भैया लीनियर एंड ये है रोटेशनल। ठीक है, रोटेशनल मोशन, ये है लीनियर मोशन। यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर फोर्स होता है, यहाँ पर टॉर्क होता है, यहाँ पर भैया होता है मास, यहाँ पर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम आई से इंडिकेट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम एम आई बोल सकते हैं या फिर हम कैपिटल आई भी बोल सकते हैं। जैसे कि मास का सिंबल एम होता है, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल कैपिटल आई होता है। तो ये दोस्तों मतलब लीनियर मोशन में अगर हमें किसी वस्तु पर अगर हमें फोर्स अप्लाई करना है या फिर किसी चीज़ को हमें मूव करना है, तो इट डिपेंड्स ऑन, ये फोर्स के ऊपर डिपेंड होता है एंड मास किसका है। अगर भैया ज़्यादा मास है, अगर हमें ढकलना पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट को, तो हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो वैसे ही दोस्तों सिमिलरली अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें रोटेट करना है, तो यहाँ पर भैया जस्ट मास पता चल के हमें मतलब हम रोटेट नहीं कर सकते हैं। हमें अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है अबाउट दैट एक्सिस, तो हम इजीली बता सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है मतलब कितना टॉर्क लगेगा रोटेट करने के लिए। नहीं समझे? देखो आपको एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सबके घर पर डोर है। हाँ सर डोर है। ओके, ये ऐसे डोर होता है, यहाँ पर ये ऐसे हिंज होता है, यहाँ पर ये ऐसे हिंज होता है। सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे परिवर्तन ऐप का ऐसे डोर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे आउटरेस हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा परिवर्तन ऐप का डोर है। तो इसको अगर मुझे ढकलना है या फिर ओपन करना है या फिर बंद करना है, क्लोज करना है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर दोस्तों देखो, ये जो डोर है इसका मास फिक्स है। सपोज मान लेते हैं ये जो डोर है कितने केजी का है? 20 केजी का है। अभी मैं क्या करूँगा? यहाँ पर एक मैंने हिंज बिठाया है, इसको मैं ऐसे पकड़ूंगा और खींचूंगा या फिर ऐसे में पुश करूँगा। देन दूसरी बात दोस्तों, मैंने यहाँ पर भी क्या किया है? यहाँ पर भी मैंने एक हिंज बिठाया है और उसको मैं क्या कर रहा हूँ? अभी ढकेल रहा हूँ। तो दोनों में अंतर है। जब हम यहाँ पर दोस्तों ढकलेंगे, मतलब यहाँ पर अगर हम पुश करेंगे या फिर पुश करेंगे, तब हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये डिफरेंट रहेगा, एंड जब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तब ये डिफरेंट होता है। तो ये किसके कारण होता है दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो डोर है इस एक्सिस के अलोंग, मतलब ये डोर के अलोंग क्या हो रहा है? ये रोटेट हो रहा है। मतलब ये रोटेशन थोड़ा ही होता है उसका, 180 डिग्री का ही होता है, लेकिन रोटेट तो हो रहा है। मतलब ये जो रोटेशन है भैया, ये रोटेशन के लिए हमें टॉर्क लगता है। तो ये टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड है? एक तो मास के ऊपर डिपेंड है ही। देन दूसरी बात दोस्तों, ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मास के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। यहाँ पर तो 20 केजी डोर का कांस्टेंट मास है, सिर्फ मास के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। तो यहाँ पर फोर्स अलग लग रहा है, यहाँ पर फोर्स अलग लग रहा है, मतलब यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है दोस्तों? I इक्वल्स टू होता है एम आर स्क्वायर होता है। I इक्वल्स टू क्या होता है? एम आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर छोटे छोटे इस पार्टिकल को, अगर डोर को हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन आता है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एम आर स्क्वायर आता है। इंटीग्रेशन ऑफ एम आर स्क्वायर आता है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर एज आई वेरी फ्रॉम एन टू एन।
1 to n, दैट्स कॉल्ड एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबको आसान भाषा में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है, आई होप सबको समझ में आया होगा। दूसरी बात डायरेक्टली दोस्तों हम अभी डेफिनेशन लिख लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भैया होता क्या है। क्या है दोस्तों, देखो इट इज द समेशन ऑफ, ये साइन किसका है, सम मतलब समेशन है, ये सबका एडिशन है। किसका समेशन है, इट इज द समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो मास है किसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इस एक्सिस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। एंड स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है भैया, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, आर मतलब रेडियस नहीं है, आर मतलब डिस्टेंस है, कहां से, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका जो डिस्टेंस है, उस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है, ये है भैया स्मॉल, आर रेडियस नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मतलब क्या आता है डेफिनेशन, इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखना है आपको, चलिए लिख लीजिए डेफिनेशन। एंड इसी को हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, रोटेशनल इनर्शिया भी बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो कॉल्ड एज द रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। चलिए, तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेशन लिखना है। तो सबसे पहले दोस्तों देखो एक बार हमें गड़बड़ घाई नहीं करना है। ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है ना, MIRI² एज I वैरी फ्रॉम 1 to n, इसी को ही हमें वर्डिंग के फॉर्म में लिखना है। तो क्या आएगा, इट इज द सम ऑफ, और द आएगा द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, सम है लेकिन उसके बाद प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड along the axis of rotation एंड उसके बाद ये मास का हो गया, एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस है क्या, नहीं, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज द, उसको हम पैर से बोलते हैं MI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबको डेफिनेशन समझ में आ गया। देखो कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जो भी आपको मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पर दिख रहा है, जस्ट उसको मैंने वर्डिंग के फॉर्म में उसको मैंने क्या किया है, यहाँ पर कन्वर्जन किया है। सबको समझ में आ गया, यस, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे आगे दोस्तों एक डेरिवेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है। सबको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसान भाषा में समझ में आ गया। अरे यार, लीनियर मोशन में मास होता है, मतलब अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को लीनियर मोशन प्रोवाइड करना है तो यहाँ पर होता है मास, एंड किसी ऑब्जेक्ट को हमें रोटेट करना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल प्ले करता है। आ गई बात ध्यान में, ओके। जस्ट ये लीनियर मोशन में होता है एंड ये रोटेशनल मोशन में होता है, मतलब मास इज एनालॉगस टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लीजिए। एक बार मैं साउंड चेक कर लेता हूं, वेदर द साउंड इज क्लियरली कमिंग और नॉट। यस, बहुत बढ़िया साउंड आ रहा है हमारा। ओके, देन उसके बाद आगे का पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों 2 मार्क का एक डेरिवेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिटा दें। ओके, टिक टिक 1, टिक टिक 2 एंड टिक टिक 3। चलिए, उसके बाद दोस्तों हमें स्टडी करना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो 2 मार्क का डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हमें दोस्तों लीनियर काइनेटिक एनर्जी पता है, हाँ सर लीनियर काइनेटिक एनर्जी पता है, हमने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया, 11th में स्टडी किया। 1/2 m² होता है। अगर याद नहीं आ रहा है तो लिख के लेना है। ठीक है, यही जो कंसेप्ट है काइनेटिक एनर्जी का हर एक चैप्टर में रिपीट होने वाला है। फिजिक्स दोस्तों आपको हार्ड क्यों लगता है, क्योंकि आप क्या कर लेते हैं, जब जो मतलब
जिस वक्त आपको जो कंसेप्ट याद करना चाहिए वो आपको याद नहीं आता है, या फिर जिस वक्त आपको जो पढ़ना चाहिए वो आप पढ़ते नहीं है। यही एक कारण है जिसके कारण क्या हो जाता है, फिजिक्स आपको हार्ड लगती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, फिजिक्स हार्ड नहीं है। फिजिक्स, अगर आपको फिजिक्स में टॉपर बनना है तो फिजिक्स के लिए सिर्फ आप 15 दिन दीजिए, सिर्फ 15 दिन दीजिए फिजिक्स के लिए। देन उसके बाद फिजिक्स खुद आपको टाइम दे देगा। मतलब क्या है यार, पूरे बेसिक फंडे हैं, हर एक चैप्टर में वही फंडे क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये डेरिवेशन हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक बहुत अच्छी एंड सुंदर सी हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर इर्रेगुलर बॉडी है, तो यहाँ पर मैंने इर्रेगुलर बॉडी बनाई है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, हमें पता है ये जो रिजिड बॉडी है इट इज़ मेड अप ऑफ द n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसका मास m1 है, इस पार्टिकल का मास m2 है, इस पार्टिकल का मास m3 है, ऐसे ही लास्ट पार्टिकल का मास mn मैंने कंसिडर किया है। एंड ये जो m1 जो पार्टिकल है उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये r1 है। देन दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर m2 जो पार्टिकल है ये r2 डिस्टेंस पर है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये m3 वैसे ही r3 पर है और ये mn वैसे ही rn पर है। और ये जो बॉडी है ये रिजिड बॉडी है, ऐसे घूम रही है। तब इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये ऐसे सिंपली लिनियर मोशन परफॉर्म करती तब हम लिनियर काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते। यहाँ पर ये रोटेट हो रही है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तब हम इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। बहुत ईजी है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब हम किसी भी डेरिवेशन को फिजिक्स के सॉल्व करते हैं तब उसका डिस्क्रिप्शन आता है। और डिस्क्रिप्शन आपको क्या करना है दोस्तों, देखो मैं बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो भी आपको दिख रहा है, रिपीट कर रहा हूं मैं, जो भी आपको दिख रहा है वो आपको एज इट इज लिखना है एज ए डिस्क्रिप्शन में। क्या दिख रहा है आपको, हाँ सर ओमेगा दिख रहा है, m1 दिख रहा है, r1 दिख रहा है और ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, ये रिजिड बॉडी रोटेट हो रही है। अरे वही तो लिखना है इंग्लिश में। तो क्या आएगा, कंसिडर अ रिजिड बॉडी हैविंग द मास कैपिटल m and is rotating about any axis that is passing through that object with constant angular velocity ओमेगा। उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। देन उसके बाद कंसिडर अ रिजिड बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ द n नंबर ऑफ पार्टिकल। ये तो हमें पता होता है, कौन से भी चाहे रिजिड बॉडी क्यों ना हो या फिर कौन से भी चाहे बॉडी क्यों ना हो, ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये मोबाइलिक बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ द n नंबर ऑफ पार्टिकल। ये भी बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ द n नंबर ऑफ पार्टिकल एंड उसका जो मास है यहाँ पर क्या है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग द मास इज m1 m2 m3 अप टू द mn एंड डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r1 r2 r3 एंड सो ऑन अप टू द rn रेस्पेक्टिवली। हो गया डिस्क्रिप्शन, ओके बहुत अच्छे। देन हमें दूसरी बात दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या पता है, ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है ना, ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज द सम ऑफ द ऑल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। मतलब इसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस ये सेकंड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस ये थर्ड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी 3 प्लस सो ऑन प्लस लास्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ये होता है। मतलब ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज द सम ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट या फिर ऑफ ऑल द पार्टिकल्स होती है। ये जस्ट चीज आपको याद करना है। देन उसके बाद सबसे पहले हम दोस्तों फाइंड आउट करेंगे उसकी लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। अभी ये जो पार्टिकल है इसकी लीनियर वेलोसिटी होती है v1, ये पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी v2, ये पार्टिकल की v3 होती है और ये पार्टिकल की vn होती है। तो आप डिस्क्रिप्शन में ये भी ऐड कर सकते हैं, लेट v1 v2 v3 अप टू द vn आर द लीनियर वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स 1 2 3 अप टू द n। ओके हो गया। देन उसके बाद लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय linear velocity of particle is given by। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए लीनियर वेलोसिटी का। v इक्वल्स टू क्या होता है भैया, आर ओमेगा। हाँ सर सेकंड लेक्चर में हमने स्टडी किया था v इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा। नहीं सर फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था,
यस याद आ रहा है आपको, ओके, V इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ पर V1 है तो यहाँ पर क्या आएगा, R1 आएगा और ओमेगा एज इट इज आएगा। तो ये रहा पार्टिकल 1 के लिए, सेकंड के लिए ऐसा आएगा, थर्ड के लिए ऐसा आएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 1 के लिए फाइंड आउट करेंगे, सिमिलरली सेकंड के लिए फाइंड आउट करेंगे, वैसे ही थर्ड एंड लास्ट के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो आपको लिखना है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1, पार्टिकल 1 की क्या आती है, देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो यहाँ पर ये आएगा m1 आएगा और यहाँ पर ये v1 आएगा। तो ये 1/2 m1 एज इट इज, v1 का वैल्यू क्या है, r ओमेगा है तो इसका स्क्वायर आएगा, तो ये r1² ओमेगा स्क्वायर आएगा। ये r1² ओमेगा स्क्वायर क्यों आया भैया है, क्योंकि यहाँ पर v1 का स्क्वायर है, v1 का वैल्यू क्या है, R1 इंटू ओमेगा है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये R1 का स्क्वायर आएगा, ये ओमेगा का स्क्वायर आएगा। ओके, तो ये आया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली हम बहुत चालाक है भैया, वैसे तो सबका नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली सिमिलरली लिखेंगे। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड पार्टिकल क्या आएगा, 1/2 m2, ये आएगा R2² और ये आएगा ओमेगा स्क्वायर। जस्ट 1 को आपको 2 से रिप्लेस करना है, 1 को आपको 2 से रिप्लेस करना है। वैसे ही दोस्तों काइनेटिक एनर्जी फॉर द थर्ड पार्टिकल क्या आएगा, विच इज इक्वल टू 1/2, 2 को 3 से रिप्लेस कीजिए तो ये आएगा m3, ये आएगा R3, उसका स्क्वायर आएगा और ये आएगा ओमेगा स्क्वायर। वैसे ही दोस्तों लास्ट में हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लास्ट पार्टिकल क्या लिखेंगे, 1/m(n)(Rn²) और ये आएगा ओमेगा स्क्वायर। एक चीज़ पता है हमें, क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू it is the sum of the translational kinetic energy of all the particles। तो rotational kinetic energy equals to ke1 plus ke2 plus ke3 plus so on plus ke(n) आता है। सबको समझ में आ गया? अरे कुछ नहीं यार, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है ना, ये सम ऑफ मतलब सबका एडिशन होता है। किसका एडिशन होता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये जितने भी सारे पार्टिकल्स हैं ना, उसका हम ट्रांसलेशनल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे एंड सबको ऐड कर देंगे, ये हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है। ठीक है, तो सबको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, ये 1/2 दोस्तों देखो 1/2 ये आएगा, क्या आएगा, m1, ये आएगा R1², ये आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी सेकंड क्या आएगा, ये 1/2 m2 R2², ये आएगा ओमेगा स्क्वायर। वैसे ही दोस्तों थर्ड के लिए क्या आएगा, 1/2 m3 R3², ये आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस वैसे ही दोस्तों काइनेटिक एनर्जी n का। दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, जो भी यहाँ पर लिखा है वैसे ही दोस्तों मैं कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ, बाकी कुछ यहाँ पर मैं खुद का दिमाग नहीं लड़ा रहा हूँ। ओके, तो ये आएगा लास्ट के लिए 1/2, लास्ट के लिए mn, ये आएगा Rn का स्क्वायर और ये आएगा ओमेगा का स्क्वायर। यहाँ तक की चीज़ें सबको क्लियर है? यस, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, क्लियर है सबको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या कर लेते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, मिटा दे। ओके, बहुत अच्छे। चलिए उसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर लास्ट स्टेप हमारा बाकी है। यहाँ पर ये 1/2 है, देखो 1/2 है और ये ओमेगा है, उसको हम कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, ये काइनेटिक एनर्जी और ये रोटेशनल विच इज इक्वल टू ये 1/2 ओमेगा स्क्वायर को हम कॉमन निकालेंगे। अंदर क्या बचता है, ये देखो ये 1/2 को कॉमन निकाला, ओमेगा गया, अंदर क्या बचा, m1 बचा एंड R1² बचा भैया। देन उसके बाद ये 1/2 गया, ओमेगा स्क्वायर गया, अंदर क्या बचता है, m2 बचता है R2 का स्क्वायर, m3 बचता है R3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, mn बचता है Rn का स्क्वायर बचता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ओमेगा स्क्वायर समेशन ऑफ m(i)(r)(i)² एज i वेरी फ्रॉम 1 to n। मतलब i का वैल्यू पहले 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, ऐसे n तक लो, मतलब i वेरीज फ्रॉम 1 to n। और इसी को हम i से रिप्लेस कर सकते हैं। अभी मैंने बोला इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1/2, ये i ओमेगा स्क्वायर आएगा एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सबको समझ में आ गया? ओके, बहुत अच्छे। चलिए कितना आसान तरीके से दोस्तों मैंने आपको समझाया है। ओके, तो क्या आएगा, ये आता है 1/2 ओमेगा स्क्वायर i। सिंस आपको यहाँ पर लिखना है समेशन ऑफ m(i)(r)(i)² एज i वेरी फ्रॉम 1 to n, इसको हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है, क्योंकि बाय डेफिनेशन हमें पता है i को मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो ये आएगा 1/2 i ओमेगा स्क्वायर और ये आएगा काइनेटिक एनर्जी दैट इज द रोटेशनल रहेगा। दोस्तों जो भी क्वांटिटीज़ है ना,
लीनियर में थी जिसको हमने जस्ट एनालॉगस क्वांटिटी से रिप्लेस किया है। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन में क्या होता है यार, 1/2 mv² होता है। तो ये 1/2 एज इट इज आ गया, ये हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे, ये हम ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये रोटेशनल 1/2 आ गया। मास को हम रिप्लेस करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, एंड लीनियर वेलोसिटी को हम रिप्लेस करते हैं एंगुलर वेलोसिटी से। मतलब बाकी के जो फॉर्मूले हैं पूरे के पूरे सेम है, जस्ट हमने क्या किया है, रिप्लेस किया है। यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी होता है, उसके एनालॉगस क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। देखो कितना ईजी है। चलो ठीक है, आपको इसको नोट डाउन करना है। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो लेक्चर को रिपीट देखना है। अगर आप रिपीट देखेंगे 100% दोस्तों आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम और एक डेरिवेशन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए टेक द स्क्रीनशॉट। तो चलिए सब क्लियर है। इसके बाद दोस्तों अभी हमने क्या देखा, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, विच इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। देन उसके बाद दोस्तों हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 I⍵²। ये दो फॉर्मूले अभी तक हमने स्टडी किए हैं। दोस्तों अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर फाइंड आउट करना है, सपोज हम रिंग का एग्जांपल लेते हैं, तो ये रिंग है, सबको पता है रिंग क्या है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, एंड ये रिंग का जो मास है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द इट्स सर्कम्फरेंस, ठीक है। ये रिंग यार, रिंग मतलब क्या होता है, ये कड़ा, ठीक है। कंगन को हम क्या बोल सकते हैं, रिंग बोल सकते हैं, ओके। तो इसका अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दिस रिंग, तो कैसे आएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका जो मास है टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग इट्स सर्कम्फरेंस, मतलब मास अंदर है क्या, नहीं है। यहाँ पर पूरा का पूरा स्पेस है। अरे यार ये रिंग है ना, अंदर क्या है, अंदर तो स्पेस है पूरा का पूरा, और इसका जो मास है इस सर्कम्फरेंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब कैपिटल M जस्ट सर्कम्फरेंस पे आएगा, और इसका जो रेडियस है हम R कंसिडर कर लेते हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, यस I इक्वल्स टू क्या आता है, M आता है, ये मास इनटू यस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये रेडियस का स्क्वायर नहीं है, ये जो मास है कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर ये मास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता तो हम इस डिस्टेंस का स्क्वायर लेते। यहाँ पर रेडियस आ रहा है, इत्तेफाक से यहाँ पर रेडियस आ रहा है, अगर आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो आर है ना, ये जो आर है ना रेडियस नहीं है, तो यहाँ पर ये रेडियस है, तो ये I इक्वल्स टू क्या आएगा, ये m² आएगा। लेकिन R क्या होता है, द मास डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये जो मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये डिस्टेंस मतलब R होता है। तो यहाँ पर ये कैपिटल R मतलब रेडियस आ रहा है, मतलब ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है ये विच इज इक्वल्स टू कैपिटल R है, मतलब विच इज इक्वल्स टू रेडियस है इन द केस ऑफ दिस रिंग, ओके। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता चल गया, I इक्वल्स टू क्या होता है, m² होता है। तो वैसे ही दोस्तों सिमिलरली हम इंटीग्रेशन मेथड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी शेप का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों हमें बहुत ही IMP क्वेश्चन देखना है। कभी कभी ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 2 मार्क के लिए, कभी कभी 3 मार्क के लिए भी पूछा जाता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी शेप का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस इंटीग्रेशन मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको मैं MI इन शॉर्ट MI लिखता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। हम डिस्क का मोमेंट ऑफ फाइंड आउट करेंगे, लेकिन कौन से एक्सिस के अराउंड, अबाउट an axis passing through center and perpendicular to disk। ये जो एक्सिस है इस डिस्क से अंदर से जा रहा है, मतलब दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू दिस डिस्क बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। मतलब ये एक्सिस के अलाउंग, सपोज हम मान लेते हैं ये जो मेरी बुक है ये डिस्क है, मतलब कौन से एक्सिस के अलाउंग, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, मतलब ये देखो ये सेंटर से पास हो रहा है इस डिस्क से, ओके, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स डिस्क। मतलब ये डिस्क का प्लेन कैसे है, ऐसे है, अरे मान लेते हैं ना, ये डिस्क का प्लेन कैसे ऐसे है, और उसको परपेंडिकुलर मतलब ये देखो ये ऐसे आएगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया है, ये मतलब ऐसे आता है, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसे दिखाया है, ये एक्चुअल में परपेंडिकुलर होता है। ये आपको क्या करना है, इमेजिन करना है,
यस, आ गई बात ध्यान में? ओके। एंड दूसरी बात दोस्तों आपको पता है, अगर हम क्या कर लेते हैं, पहले एक छोटी रिंग लेते हैं, देन उसके बाद बड़ी रिंग लेते हैं, उसके बाद और थोड़ी बड़ी और थोड़ी बड़ी और थोड़ी बड़ी और थोड़ी बड़ी और थोड़ी बड़ी, ऐसे बड़ी बड़ी रिंग्स हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रखते हैं, तो ये डिस्क बन जाता है। यस, बन जाता है। आप देख लीजिए, ये छोटा कंगन है, उसके बाद मोटा और मोटा और मोटा और मोटा और मोटा, और ये बन गया, फाइनली हमारा डिस्क बन जाता है। ठीक है, तो मतलब एवरी डिस्क इज मेड अप ऑफ द n नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। मतलब जिस रिंग का सेंटर एक है, कॉन्सेंट्रिक मतलब जिस रिंग का सेंटर एक है, तो उस रिंग को हम अगर एक के ऊपर एक के ऊपर या फिर एक के बाजू में एक के बाजू में ऐसे रखते हैं, मतलब एक के ऊपर एक ही रखना है, मतलब जिसका सेंटर एक हो। कॉन्सेंट्रिक हमें मतलब बनाना है सेंटर। ओके, मतलब सेम सेंटर हमें बनाना है। अरे यार, समझ में आ रहा है? ओके, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। ओके, तो हमें पता है द डिस्क इज मेड अप ऑफ द n नंबर ऑफ रिंग्स, जिसकी मैंने यहाँ पर थिकनेस कितनी ली है, यहाँ पर एक रिंग लिया है मैंने, उसकी थिकनेस मैंने dr ली है। उसकी थिकनेस मैंने क्या ली है? यस, इसकी थिकनेस जो है मैंने ये स्मॉल dr ली है, और उसकी रेडियस जो है ये r है। ये जो डिस्क है, इस डिस्क की रेडियस कैपिटल R है और इस रिंग की रेडियस स्मॉल r है। समझ में आ रहा है? ओके, इसका जो ये है एंगुलर वेलोसिटी, ये है ओमेगा। ठीक है, अभी इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे एंड इस डिस्क का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपल सी बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क फाइंड आउट करो, लेकिन कौन से एक्सिस के अलोंग? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दिस डिस्क। ओके, सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आती है सरफेस डेंसिटी। सबसे पहले सरफेस डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया होता है। तो मास पर यूनिट मतलब इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यूनिफॉर्म है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्क है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो इसका जो सरफेस डेंसिटी आता है सिग्मा इक्वल्स टू मास अपॉन एरिया आता है। इसको हम क्या बोलेंगे? मास अपॉन एरिया बोलेंगे। ठीक है, मास अपॉन एरिया। तो इसका मास क्या आता है? कैपिटल एम आता है, और इसका एरिया क्या आता है? पाई आर स्क्वायर आता है। दोस्तों डेरिवेशन जब आपको फाइंड आउट करना है, डेरिवेशन जब आपको डेराइव करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है डिस्क्रिप्शन की। तो इसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे? कंसिडर अ डिस्क हैविंग और द कंसिडर अ यूनिफॉर्म डिस्क हैविंग द इस डिस्क का मास कितना है? कैपिटल एम है, एंड इस डिस्क की रेडियस कितना है? कैपिटल आर आहे. सर्वांना माहीत आहे? ओके, चला मराठीमधून आपण थोडं डिस्क्रिप्शन लिहून घेऊया. तर काय येईल? कन्सिडर अ डिस्क हॅव्हिंग द मास कैपिटल एम एंड हैविंग द रेडियस कैपिटल आर. ओके चलो ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा टोटल इंग्लिश में लिख कर लेना है और नोट्स में मैंने दोस्तों डिटेल में प्रोवाइड किया है. अभी डिस्क्रिप्शन के ऊपर मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन कैसे लिखना है वो आपको ज़रूर बताना होगा. ठीक है, तो कंसीडर अ डिस्क हैविंग द मास कैपिटल एम एंड हैविंग द रेडियस कैपिटल आर. We know the disk is made up of the n number of particles. ये जो डिस्क है it is made up of the n number of concentric ring. n number of particle नहीं, ये जो डिस्क है या फिर कौन से भी डिस्क है n number of particle से बनती है. The disk is made up of the n number of concentric rings having the mass. उसका जो मास है हम क्या लेंगे? इसका मास हम dm लेंगे. एक dm मतलब एक हमने रिंग कंसिडर की है. ओके ठीक है, कंसिडर द वन रिंग हैविंग द मास dm हैविंग द थिकनेस dr विच इज वेरी वेरी स्मॉल. और ये इतनी स्मॉल है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, एंड उसकी जो रेडियस है ये है स्मॉल r. तो सबसे पहले हमने सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला लिया है. सरफेस डेंसिटी इज गिवन बाय. ओके, तो यहाँ पर आपको ऊपर लिखना है सरफेस डेंसिटी क्या होता है? इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है अलॉन्ग दिस एरिया, मतलब मास अपॉन एरिया होता है. मास इसका कैपिटल एम है, एरिया पाई आर स्क्वायर सर्कल का. ओके, या फिर डिस्क का. ओके, देन उसके बाद दोस्तों हमें पता है, क्या पता है, जो भी यार डिस्क इज मेड अप ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स. तो यहाँ पर हमने एक रिंग कंसिडर किया है जिसका मास क्या है? डीएम है. तो इसकी सरफेस डेंसिटी क्या आएगी? यस, सिग्मा इक्वल्स टू क्या आता है? मास इसका कितना है? डीएम है, एंड इसका एरिया क्या आता है? अभी देखो इस रिंग का एरिया पाई आर स्क्वायर नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों रिंग है और रिंग का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है? ये टोटली यहाँ पर है. ठीक है, तो ये सरकमफरेंस मतलब क्या है? ये सरकमफरेंस मतलब इसका एरिया है. तो इसका एरिया क्या आता है? विच इज इक्वल्स टू ये 2 पाई आर आता है. और इसका जो थिकनेस है ये हमने नेग्लिजिबल कंसिडर किया है. तो डीएम अपॉन ये क्या आएगा? एरिया ऑफ
एरिया ऑफ रिंग आएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिंग हमें पता है ये आएगा dm अपॉन एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, यस 2 पाई आर होता है, इंटू मैं डी आर इसको लिख सकता हूँ, यस 2 पाई आर इंटू मैं इसका थिकनेस डी आर लिख सकता हूँ। ये क्या होता है, ये टोटल एरिया होता है, मतलब सरकमफरेंस एंड इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी है, डी आर इतनी है, तो ये आएगा इसका एरिया। तो डी एम की वैल्यू दोस्तों कितनी आती है, डी एम इक्वल्स टू, इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या आएगा, ये 2 पाई आर डी आर इंटू ये आएगा सिग्मा आएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर होता है, ये भी एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए फिर, तो यहाँ पर हमें पता है बट एम आई ऑफ रिंग इज गिवन बाय, तो एम आई ऑफ रिंग क्या आता है, आई इक्वल्स टू आता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आई स्क्वायर आता है। ठीक है, सॉरी डी एम इंटू ये क्या आता है, आर स्क्वायर आता है। तो डी एम का वैल्यू हमें पता है फ्रॉम दिस इक्वेशन 1, तो डी एम का वैल्यू हमने पुट किया तो क्या आता है, ये इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या आता है, यस ये डी एम का वैल्यू पुट कीजिए तो ये आता है 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू सिग्मा, और ये आता है आर स्क्वायर आता है। ठीक है, देन उसके बाद अभी मैं क्या करता हूँ, इस डायग्राम को मिटा देता हूँ। बहुत इजी है, सबसे पहले हमने क्या किया, सरफेस डेंसिटी फाइंड आउट किया, देन हमने रिंग का फाइंड आउट किया, सरफेस डेंसिटी ऑफ रिंग, तो सरफेस डेंसिटी ऑफ रिंग का फॉर्मूला आ गया। देन उसके बाद हमने कुछ हेराफेरी की, डीएम को इधर पुट किया, देन उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ द रिंग को इधर शिफ्ट किया, देन हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन मेथड से। उसके बाद दोस्तों देखिए ये आई इक्वल्स टू क्या आता है, आई इक्वल्स टू ये 2 पाई कांस्टेंट है ये, देन उसके बाद सिग्मा कांस्टेंट है, और बाकी के जो टर्म है ये हम एज इट इज पुटअप करेंगे। ओके, तो क्या आता है देखो 2 पाई इंटू ये सिग्मा क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ अंदर क्या बचता है, ये आर और ये आर क्या बच गया, यहाँ पर आर क्यूब होता है, और ये जो डी आर है ये डी आर एज इट इज आता है। अभी देखिए ये जो डिस्क है, इस डिस्क का मैंने फाइनल रेडियस क्या कंसिडर किया था, आर कंसिडर किया था, और इनिशियल रेडियस क्या है, 0 है, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है ये 0 टू आर होते हैं। मतलब ये जो आर है, ये जो स्मॉल आर है, ये ऐसे 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 बढ़ता है और फाइनली ये कैपिटल आर हो जाता है, तो हमें टोटल यहाँ पर क्या मिलता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल सकता है। ठीक है, तो ये 2 पाई एज इट इज आ गया। देन उसके बाद सिग्मा का वैल्यू हमें पता है दोस्तों, सिग्मा का वैल्यू क्या है, यम अपॉन ये क्या है, यम अपॉन पाई आर स्क्वायर है, सिग्मा का वैल्यू क्या है, यम अपॉन पाई आर स्क्वायर है। देन उसके बाद इसका इंटीग्रेशन दोस्तों, अब अगर आपका मैथ है तो इसका इंटीग्रेशन आप बता सकते हैं। चलो वीडियो को पॉज करना है एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। अगर नहीं पता है तो थोड़ा ध्यान दो, इसका इंटीग्रेशन आता है, मतलब x रेज टू n dx का इंटीग्रेशन आता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आता है। मतलब ये जो पावर है इसका पावर 1 से बढ़ाओ और वही पावर नीचे ले लो। ओके, तो इसका पावर 1 से बढ़ाया तो क्या आएगा, r रेज टू 4 आ गया, 3 का पावर 1 से बढ़ाया 4 आ गया, और वही 4 नीचे लिखा, और यहाँ पर लिमिट मैंने पुटअप की दी है 0 टू r। ये नीचे वाला होता है लोअर लिमिट, ये ऊपर वाला होता है अपर लिमिट। अगर आपको मैथ नहीं आता है, मतलब अगर आपका मैथ नहीं है तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इक्वल टू क्या आता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन ये आता है n प्लस 1। कहाँ तो भी आप कॉर्नर में या फिर ऊपर हेडर में आप लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा तो क्या आएगा, ये देखो यहाँ पर पाई पाई कैंसिल हो जाते हैं। देन उसके बाद ठीक है आगे देखेंगे क्या आता है, ये ट्वाइस यम आता है और ये आर स्क्वायर आता है। देन उसके बाद दोस्तों देखिए ये स्मॉल आर की जगह पर मैंने कैपिटल आर पुट किया तो क्या आता है, ये आर रेज टू 4 अपॉन 4 आता है, माइनस ये क्या आता है 0 रेज टू 4 अपॉन यस ये क्या आता है 4 आता है। तो ये 0 रेज टू 4 मतलब ये टोटल 0 हो गया, तो यहाँ पर ये 2 बन जाते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये बन गया ट्वाइस यम अपॉन ये आर स्क्वायर, और अंदर बचता है आर रेज टू 4 अपॉन ये बचता है 4। ठीक है, देन ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाते हैं, मतलब 2 2 जार बेदोनी 4, 2 2 जार 4 होते हैं। ये आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर कैंसिल होता है, इस फॉर्मूले के मैं रब करता हूँ तो ये आता है दोस्तों यम आर स्क्वायर, ऊपर आर रेज टू 4 था, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बचा और ये अपन आता है 2 आता है। देन उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 yum r square, and this is the final expression for the moment of inertia of the disk upon an axis passing through the center and perpendicular to the disk.
ठीक है। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो लेक्चर को रिपीट देखना है, 100% समझ में आ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका जो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है सिस्टमैटिक तरीके से मैंने डेरिवेशन नोट्स पर लिखा है, और नोट्स बहुत जल्दी ही हमारे ऐप परिवर्तन द लर्निंग ऐप या फिर परिवर्तन ऐप पर आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम रुकते हैं और फाइनली आपको लिखना है I = 1/2 mr²। ये आपको दोस्तों याद करना है, ठीक है। इस फॉर्मूले के ऊपर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ओके। एंड इसके बाद आपको एक लाइन लिखनी होती है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, ठीक है। तो बहुत समय लिया है आपका, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ घुमा दीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board.